हे हाउ आर यू ऑल। ये जो पेपर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये था आज 13 नवंबर को। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज ये पेपर लिया। 10th का है साइंस पेपर। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस साइंस पेपर में केमिस्ट्री पोर्शन से क्या पूछा गया था और क्या आंसर्स थे। इस वीडियो में हम सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। ओके। सो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये वाला। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, एक्वस सॉल्यूशन उसका डाइल्यूट करना है ना, इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। चूज द करेक्ट आंसर। और अगर इसकी रिएक्शन HCl की रिएक्शन हम आयरन के साथ करा दें तो हो जाएगी ये रिएक्शन डेफिनेटली, क्योंकि आयरन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो मतलब मोर रिएक्टिव। ठीक है। तो ये डिस्प्लेस करेगा तो ये आयरन सेकेंड क्लोराइड यानी FeCl2 ये बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो बैलेंस करने के लिए हमको ये ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई आंसर है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड? हाँ, ये आंसर है इसका। क्लोरीन गैस बनता है? नहीं। आयरन हाइड्रोक्साइड? नहीं, यहाँ पे आयरन क्लोराइड बनता है FeCl2। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 7। द ओर ऑफ लेड इज कॉल्ड। लेड की जो ओर है उसका क्या नाम है? लेड का सिंबल है Pb। इसकी जो ओर है वो कौन है? क्या आंसर हो सकता है? ए लिखा है सिनाबार, बी है अर्जेंटाइट, सी है गैलिना और डी है नन ऑफ दिस। सिनाबार जो है इट इज द ओनली ओर ऑफ मर्करी HgS। और अर्जेंटाइट जो है ये भी ये जो है ये सिल्वर की ओर है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और इसमें आंसर जो आपका पड़ेगा वो है गैलेना। गैलेना जो है इट इज PbS, ये लेड की ओर है। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, पूछा है कि an element having electronic configuration of 2 8 and 2, K2 L8 and M2। आप पहले इसका टोटल कर लो कितना है। 8 और 2 10, 10 और 2 12, इट्स 12। सो एटॉमिक नंबर इज 12, Z इज इक्वल टू 12। एटॉमिक नंबर 12 किसका है, आप जानते हो क्या? एटॉमिक नंबर 12 इज मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका आंसर जो है वो मेटल है। और एक पूछा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इन डायमंड। डायमंड का पूछा है, बॉन्डिंग क्या है डायमंड की, तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। डायमंड में हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ बंधा होता है। इसी कारण तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के यूज हो जाते हैं बॉन्डिंग में। सो इस कारण डायमंड जो है वो कोई कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, इंसुलेटर होता है। तो इसका आंसर आपका 4 है। ठीक है। अदरवाइज अगर इसने पूछा होता ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड करता है एक हर एक कार्बन। तो उसके अंदर कार्बन उसके अंदर जो है ना वो 3 ही इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम फ्री रहता है, जो रीजन बनता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। बट इन दिस केस इन डायमंड इट इज 4। मूविंग अहेड, फिर पूछा है द सोप मॉलिक्यूल हैज है। सोप मॉलिक्यूल जो है, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वो सोप होता है। तो अगर आप सोप का स्ट्रक्चर बुक में देखोगे तो सोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और सामने जो है वो एक हेड होता है उसका। हेड उसका जो है ना वो पोलर होता है। और इसकी टेल जो है ना, इसकी टेल बनी होती है हाइड्रोकार्बन की, और वो नॉन पोलर होती है। क्या होती है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। और पोलर जो है इट लव्स वाटर, इट लव्स टू बॉन्ड विथ वाटर, इट्स कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल।
ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 केमिस्ट्री का है। कि पूछा है असर्शन दिया है, असर्शन में दिया है इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज मेथनॉल। मेथनॉल एक एल्कोहल है, CH3OH, ये मेथनॉल है। इट्स थर्ड मेंबर विल बी इथेनॉल। ठीक है, अगर फर्स्ट मेंबर बोला है मेथनॉल है, तो क्या थर्ड मेंबर एथेनॉल होगा? क्या ये थर्ड मेंबर होगा कि सेकंड मेंबर होगा, ये बता दो। अगर ये फर्स्ट मेंबर है तो सेकंड मेंबर होना चाहिए। इसमें सिर्फ CH2 ऐड कर दो। हियर इन दिस केस CH2 ऐड कर दो। तो ये CH3 तो था, CH2 ऐड करोगे तो इट विल बी C2H5, फिर OH, C2H5OH। दिस इज द सेकंड मेंबर, दिस इज द सेकंड मेंबर, बट ये तो कह रहा थर्ड मेंबर है। असर्शन टोटली रॉन्ग है। फिर रीजन लिखा है ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉग सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इन हाइड्रोकार्बन्स इज डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, सो दिस विल डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। सो ये करेक्ट है। ठीक है, असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है, तो इसका ओके, यहाँ आंसर पे हमारा व्हेन असर्शन इज फॉल्स बट आर इज रीजन इज जो ट्रू, आंसर आप तो इसका लिखोगे आंसर वो लिखोगे आप डी। ओके मूविंग अहेड। 22 ये हमारा आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ओके, सो आपको ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो पता करना है कौन है, और जो रिड्यूस हुआ है वो पता करना है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो ना, हमेशा जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा वहां पे आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो सोडियम जो है ना वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अब इसको ऑक्सीडाइज किसने किया है? इसको ऑक्सीडाइज किया है ऑक्सीजन ने। ठीक है, सो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइजिंग होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो रिड्यूस कौन हुआ है? रिड्यूस हुआ है ऑक्सीजन। सो आपको यहाँ पे जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है पहली इक्वेशन में वो है ऑक्सीजन, O2। और जो सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज यहाँ पे सोडियम हुआ है। ठीक है, यहाँ सो पे है CuO+H2। तो हमेशा आपने पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज H2 हुआ है किसके अंदर? इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। तो और यहाँ यहाँ देख लो रिड्यूस आप, को, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? इट्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, किस चीज की रिडक्शन हुई है? ठीक है, रिडक्शन हुई है CuO की। Cu जो है रिड्यूस किया गया, CuO जो रिड्यूस किया गया कॉपर के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है कॉपर की। रिडक्शन जो हुई है ये पहले था Cu डाई पॉजिटिव, जब ये CuO के साथ था, अब सीधे कन्वर्ट हुआ है Cu, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज जस्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। गिव द रीजन प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। ज्वेलरी क्यों बनती है इन्हीं मेटल्स की? इन्हीं मेटल्स की ज्वेलरी इसीलिए बनेगी, कुछ रीजन है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल। ठीक है, और दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन नहीं होता इनमें, टार्निशिंग नहीं होती है इनकी। ठीक है, मेलेबल है, किसी भी शेप में इनको डाल सकते हैं हम। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता है इन ज्वेलरीज। ठीक है, व्हाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? देखो भाई, आपने किसी एसिड को, से फॉर एग्जांपल आपने H2SO4 को पानी में डाला है, तो यहाँ पे जो ये H2SO4 ये आयंस में टूटेगा, 2 टाइम्स H पॉजिटिव अलग से और SO4 डाई नेगेटिव अलग से। ठीक है, और सल्फेट आयंस अलग बनेंगे और प्रोटॉन्स अलग बन जाएंगे। ठीक है, यही वजह है, यही आयंस जो यहाँ पे कैटायन और एनायन बना है, ये जो कैटायंस और एनायंस बने हुए हैं पानी के अंदर, जब एसिड चला जाएगा
These are the reasons for an acidic solution to conduct or carry electricity. So these ions are the mobile carriers of electricity. So ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक करंट को पास कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इट इज ओके, सो ये टू जो है ये एक स्टूडेंट ने लिखा होगा। इट्स HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस गिव्स अस कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस एंड वाटर। यहाँ पे आप लोग पहले नाइट्रोजन देख लो। यहाँ नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन दो एटम्स है। तो और रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रिक एसिड के पास है, तो इसको टू बना दो, ठीक है। सो दिस स्टूडेंट हैज करेक्टली रिटन टू ओवर हियर। जब हम टू लिखेंगे यहाँ पे, तो ये स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन जो टू लिखा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन फिलहाल यहाँ पे दो एटम हो गए, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन 2 × 3 6 एटम्स हो गए। नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन 6 एटम्स हो गए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर दो एटम है, 6 और 2 8 एटम्स हो गए, ठीक है। तो फिलहाल हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर यहाँ पे कितने हैं, 3 × 2 6। और 6 तो आ गए, दो और चाहिए, दो और चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ पे टू लगा लो। तो ये वाटर के सामने स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन टू जो लग गया, इसकी वजह से दो ऑक्सीजन एटम्स और मिल गए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हुआ है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ है। अब हाइड्रोजन देख लो, दो एटम यहाँ पे है और दो एटम यहाँ पे, चार एटम्स है हाइड्रोजन के। और चार हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट में वाटर के पास है, तो वाटर के पास टू लगाने से हाइड्रोजन भी फोर एटम हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो टू सामने लगेगा पहले नाइट्रिक एसिड के सामने, और प्रोडक्ट के साइड में वाटर के साथ टू लगेगा। सो ये बैलेंस हो गया। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, Na दो एटम आए हैं, तो प्रोडक्ट के साइड में Na दो एटम है, और रिएक्टेंट के साइड में सोडियम एटम्स जो है वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास है। तो क्यों ना हम यहीं पे इनको पहले बैलेंस कर दे टू लगाकर, ठीक है। तो टू लगाकर सोडियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो एटम है और यहाँ पे दो एटम है, चार एटम हाइड्रोजन के हैं। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ वाटर के पास है, तो इसको फोर बनाने के लिए सामने टू मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे टू मल्टीपल हो रहा है, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब ऑक्सीजन बचा हमारे पास फिलहाल। ऑक्सीजन यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे चार एटम है, चार और दो छह एटम है। तो रिएक्टेंट साइड में छह एटम ऑक्सीजन के हैं, प्रोडक्ट साइड में पहले देख लो चार एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, और दो एटम वाटर के अंदर आ गए, ठीक है। चार और दो छह, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हमारे पास सल्फर है। सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट साइड में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के पास है, वो भी एक एटम। और सल्फर प्रोडक्ट साइड में सोडियम सल्फेट के पास है सिर्फ एक एटम, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे भी आपको सामने एक टू लगाना था और एंड पे एक टू लगाना था, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है। फिर ओके, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास बेरियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है और बनता है बेरियम सल्फेट और HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप पहले सल्फर। सल्फर हमारे पास यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बेरियम यहाँ पे एक एटम है, और बेरियम हमारे पास बेरियम सल्फेट के अंदर एक एटम है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमारे पास हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे दो एटम है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे HCl के पास हाइड्रोजन है, तो ये टू अगर यहाँ पे लगा लोगे तुम लोग, तो टू लगाने से ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। अब हमारे पास क्लोराइड देख लो, Cl2, यहाँ पे दो एटम क्लोराइड के, क्लोरीन के। यहाँ पे जब हमने टू लगा लिया HCl के साथ, तो क्लोरीन भी हमारे पास बैलेंस होके आ गया है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको एक ही जगह पे टू लगाना था, दैट वाज विथ HCl एट द एंड। तो तीनों रिएक्शंस, ठीक है, तीनों केमिकल इक्वेशंस जो है वो सिर्फ स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन जो टू है वो लगाने से बैलेंस हो रही थी। पहले यहाँ पे टू लगाना था और यहाँ पे टू लगाना, दूसरी में भी सामने टू लगाना था पहले रिएक्टेंट के साथ, और लास्ट प्रोडक्ट के साथ टू लगाना था। और लास्ट रिएक्शन में भी आपको टू लगाना था, लेकिन लास्ट वाले रिएक्शन, लास्ट वाले प्रोडक्ट के साथ, ओके। सो ये बैलेंस हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पूछा है कि आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो। एक एक एग्जाम्पल लिखो जहां पे आपने हीट सप्लाई किया, थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे आपने लाइट सप्लाई किया और डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और जहां पे आपने वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की और कंपाउंड की डिकम्पोजिशन हो गई। पहले तो फेमसली आप डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, तो CaO बनता है सॉलिड, और CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है एज गैस। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, हीट की वजह से।
अब लाइट जो है, लाइट आपने पढ़ा होगा फोटोग्राफी में एक रिएक्शन यूज होती है, जैसे AgCl। ठीक है, इसको जब हम लाइट में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं लाइट को, तो सिल्वर रह जाता है और क्लोरीन गैस उड़ जाता है, Cl2। तो इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। सॉलिड सिल्वर रह जाता है सॉलिड, और ये क्लोरीन गैस उड़ जाता है। दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आप सिल्वर क्लोराइड के बदले सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं इस एग्जांपल में। अब हमारे पास एक एग्जांपल बचा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड की डिकम्पोजिशन। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल लगा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल, जैसे हमने वाटर लिया, उसमें हल्का सा नमक डाला और फिर उसमें से करंट चलाया, उसमें से, तो उसकी डिकम्पोजिशन हो गई, और वो टूटा किस में, ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अपवर्ड एरो डिनोट्स गैसेस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होने वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर पूछा है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज रेन वाटर डज। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव the ions that could conduct electricity within the solution या within the mixture। तो आयंस नहीं है इसके अंदर, इट्स जस्ट डिस्टिल्ड वाटर, ओनली H2O। ओके, इसमें कोई सॉल्ट नहीं है जिससे आयंस बनते हैं, इसमें कोई एसिड नहीं है, कोई बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डिस्टिल्ड वाटर है, तो वो कंडक्ट नहीं करता। इसके कंपैरिजन में रेन वाटर कंडक्ट करता है, बिकॉज रेन वाटर, जब रेन वाटर तो स्टार्टिंग में डिस्टिल्ड वाटर ही जैसा होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में चलते चलते वो एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके एसिडिक नेचर का होता है, और उसमें आयन्स आ जाते हैं एट द एंड, व्हेन वी टेस्ट द रेन वाटर फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सो वो कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, सो सीधे सीधे मान लो कि वो एसिड रेन, हल्का सा उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, एसिड रेन की फॉर्म में हमारे पास आता है। तो एसिड रेन मतलब उसके अंदर एसिड है, तो आयंस डेफिनेटली होंगे। जब एसिड पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो आयंस बना ही लेता है। तो वही आयंस जो है वो, दोज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रेन वाटर। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पूछा है कि फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। गुड। फ्रेश मिल्क जो है उसमें pH 6 होता है, तो हल्का सा एसिडिक है। ठीक है, हल्का सा एसिडिक है। हाउ डज यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। हाँ, यहाँ पे जो चीज आपको बोली गई है वो है कर्ड, और कर्ड में होता है लैक्टिक, एसिड। ठीक है, कर्ड इज मोर एसिडिक देन रॉ मिल्क और फ्रेश मिल्क। सो लैक्टिक एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा, pH विल डिक्रीज, pH विल डिक्रीज। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कर्ड के अंदर कितना लैक्टिक एसिड बना हुआ है, सो इट विल ऑलवेज बी इन दिस केस लेस देन 6। ठीक है, तो 6 से नीचे जाए, क्योंकि pH 0 से शुरू होता है, 7 इसका मिड पॉइंट है और 14 तक पहुंचता है। 0 से लेकर 7, 7 तक का जो है, 0 से लेकर 6.999 तक का जो भी pH है वो एसिडिक माना जाता है। ठीक है, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, और लास्ट पे हमारे पास 14 है, दैट्स मोस्ट एसिडिक, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक, सो मीन 7 से ऊपर का pH जो है वो बेसिक है। ठीक है, सो pH का अगर आप देखोगे, pH << 7 एसिडिक होता है, और pH = 7 न्यूट्रल होता है, और pH << 7 जो है वो बेसिक होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका आंसर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, उनको एक बार देखते हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का क्यों बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पहली बात, आयनिक कंपाउंड्स में होती है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स, मींस कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए। और दूसरी बात, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी हाई, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई
Ionic compounds have very high melting and boiling point also. ओके, और पूछा है यहाँ पे डिफाइन मिनरल। मिनरल पूछा है कि मिनरल क्या होता है। मिनरल वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल या मेटल के कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर मेटल या किसी पर्टिकुलर मेटल के कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये पाया जाता है अंडर अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल या मेटल के कंपाउंड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं या हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, और ये जो मिनरल है ये पाया जाता है, इज फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट। ठीक है, उसको उसको मिनरल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है ओर। ओर जो है ना, ओर वो स्पेसिफिक और वो खास मिनरल होता है जिसके अंदर से हम फ्रॉम विच फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। ठीक है, एक तो देखो, और वो मिनरल होता है जिसके अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली, बहुत कम लागत लगाकर और बहुत कम स्टेप्स लगाकर हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी मिनरल से, उस मिनरल को ओर बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हर कोई और मिनरल ही होता है लेकिन हर कोई मिनरल और नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि किसी मिनरल में मेटल की कंसंट्रेशन यानी मेटल का अमाउंट जो है बहुत कम होता है, और या तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली हो सकते हैं, इकोनॉमिकल नहीं हो सकते। तो इस तरह से हर कोई और जो है वो मिनरल है, बट हर कोई मिनरल और नहीं होता है। गेंज क्या है? गेंज इज यू कैन से दीज आर इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज है जैसे कोई रॉक्स या कोई एक्स्ट्रा मिनरल्स, डस्ट, क्ले, इस तरह की जो भी इम्प्योरिटीज है वो गेंज कहलाते हैं, और इनको रिमूव किया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और इम्प्योरिटीज। जो भी मिनरल के साथ हों, दीज आर रिमूव्ड these are removed by process called concentration of ore। ठीक है, concentration of ore। चलते हैं आगे, और क्या क्या है इसमें केमिस्ट्री के बारे में जो पूछा है। वैसे अभी तक जितना मुझे समझ आ रहा है पेपर इतना टफ नहीं था एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ द सीबीएसई पेपर। आगे पूछा है सेक्शन डी है। सेक्शन डी में हाँ, ड्रा द स्ट्रक्चर कुछ पूछा है, चलो बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। पूछा है वन ब्यूटीन बनाना है। वन ब्यूटीन, पहले आपको पता होना चाहिए ये BUT ब्यूट वर्ड रूट जो है इसके लिए कितने कार्बन लगते हैं। ठीक है, इसके लिए लगते हैं कितने? वन, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिलहाल के लिए मैंने ऐसे स्ट्रेट चेन कार्बन चार बनाए हैं, दैट मीन्स आई हैव कंप्लीट द वर्ड रूट। उसके बाद है ENE इन, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन किन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो आपको ये नंबर बता रहा है। वन ब्यूटीन मीन्स पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इसको यहां से ऐसे लगाएंगे डबल बॉन्ड, और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से। पहले कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है और दो करनी है वो हाइड्रोजन से करेंगे, दूसरे कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाई करनी है वो हाइड्रोजन देंगे इसके साथ, इस वाली की दो, एक दो यहाँ से है, इस वाले की तीन हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है, तो ये आपका वन ब्यूटीन बन गया। ओके, इसके बाद है टू आयोडो प्रोपेन। देखो, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स आयोडीन। ठीक है, तो पहले तो एक वर्ड रूट देख लो, इट्स प्रोप। ठीक है, इट्स प्रोप। प्रोप का मतलब कितने? तीन कार्बन, एक, दो और तीन कार्बन। लास्ट पे है ANE एन। एन का मतलब ये सैचुरेटेड है, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे कार्बन। लेकिन
कार्बन नंबर 2 पे आयोडीन अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे आयोडीन अटैच है, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। पहले की वैलेंसी 3 से और 3 लगा लो हाइड्रोजन। मिडिल वाले की जो वैलेंसी है 1 2 3 तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, और लास्ट वाले की 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एक ऑलरेडी सेटिस्फाइड है विद द सेंट्रल कार्बन। फिर उसके बाद तीसरा है 2 प्रोपेनॉल। देखो, प्रॉप तो बनाना है, मीथेन इथेन एंड प्रोपेन, ठीक है। और यही से ओ एल है, ओ एल मीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किसका, एल्कोहल का, ठीक है। वो भी सेकंड कार्बन पे एल्कोहल, एल्कोहल मतलब ओ एच लगाना है सेकंड कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 3 लगेगा, यहाँ पे आपको 3 लगेंगे, और हाइड्रोजन 1 2 3, मिडिल वाले की 3 तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी बची है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ये आपका 2 प्रोपेनॉल बन गया। इसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्यूटेनोइक एसिड ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सो मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन से ही ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। अब ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच जुड़ा होगा, और वही तो है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर बाकी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से। पहले कार्बन की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन से और से सेटिस्फाई हो जाएगी, और इसकी 2 ऑलरेडी है, 2 यहाँ से है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, और इसकी एक और 2 है, 2 और सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से। इसके बाद 1 2 3 4, ये बना है आपका ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। देन 3 पेंटनोन, पेंटनोन। ओके, सो आपने देखा होगा फंक्शनल ग्रुप, जब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में, एक टेबल दिया गया है फंक्शनल ग्रुप्स का, वहां पे सारे फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स और उनके साथ जो उनका सुफिक्स लगता है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुफिक्स एन ओ एन ई, नोन मतलब ये कीटोन है। तो हमको पेंट मतलब 5 कार्बन का एक कीटोन बनाना है, 1 2 3 4 और 5। तीसरे वाले कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तीसरा कार्बन अगर आप यहाँ से राइट से लेफ्ट को नंबरिंग करते या लेफ्ट से राइट को नंबरिंग करते हो जाओगे, 1 2 3, ये तीसरा कार्बन आ रहा है, इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ लगेगा इसके ऊपर, तब ये जाके कीटोन बनता है। बाकी कार्बन की वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन लगाकर, ठीक है। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और 2 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई, तीसरी इधर चौथी इधर, क्योंकि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 1 2 3 4 इस वाले कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी 2 वैलेंसी अभी भी खाली है, और लास्ट कार्बन की 3 वैलेंसीज खाली है, वो कर दो, ठीक है। तो ये आपका बना 3 पेंटेनोन। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे। और भी ये क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट इट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पूछा है, चलो इसको करते हैं। देखो, पहले अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की लिखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, ये लिक्विड है, वेरी गुड। ये कलरलेस है, इसकी एक प्लेजेंट स्मेल होती है, ये लिखोगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, C2H5OH, एथेनॉल है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया, कलर लिख दिया, लिक्विड है, प्लस हाँ, वेरी गुड, इट इज फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब कैच फायर, कैच फायर। और ये ब्लू फ्लेम देता है जलने पे, ब्लू फ्लेम, क्योंकि इसकी होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, या कंप्लीट कम्बशन बोल सकते हैं, कंप्लीट कम्बशन होता है इसका, ठीक है। और तो और कुछ और प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो फिजिकल वाली प्रॉपर्टीज में, इट मिक्सेस विथ वाटर इन ऑल proportions, इट मिक्सेस विथ, मिक्स विथ वाटर इन ऑल proportion, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल है और मिक्सचर बनाता है, किसी भी प्रोपोर्शन में, जिस भी प्रोपोर्शन में आप इसको ऐड करोगे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, केमिकल वाली लिख देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो, पहली प्रॉपर्टी आप जो लिख सकते हो,
पहली प्रॉपर्टी में जैसे डिहाइड्रेशन लिखेंगे, अगर एथेनॉल की डिहाइड्रेशन होती है, जैसे C2H5OH है, इसकी जब डिहाइड्रेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये कन्वर्ट होता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। और दूसरा आप लिख सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन लिख सकते हो आप। ऑक्सीडेशन इसका यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, से फॉर एग्जांपल C2H5OH है हमारे पास, इसकी ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है। ethanol oxidizes to ethanoic acid, it will be C2H5, uh, not C2H5, CH3COOH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट होता है, इट्स इज एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और इसकी कम्बशन भी होता है, इसका कम्बशन जब होता है तो क्या बनता है, इट इज से फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, इसकी कम्बशन जब होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका कम्बशन होता है, तो इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स बनेंगे। तो वी आर एट द एंड ऑफ द discussing this question paper. I hope you all have done very good in your examination today, and I wish you luck for upcoming examinations as well. Take care, bye bye, and see you in the next one.